हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। कंटिन्यू कर रहे हैं अपन आरओ और एआरओ के पेपर का डिस्कशन जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था और जनरल स्टडीज का पेपर है। तो 70 क्वेश्चन तक अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब रिज्यूम करते हैं अपन 71st क्वेश्चन से। तो इसमें कहा गया है ऑयल रिफाइनरीज कौन से स्टेट में है, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो इसमें से जो भी ऑयल रिफाइनरीज हैं सारी बहुत फेमस हैं, जैसे कि जो बरौनी है वो बिहार की है, बुंगई गांव जो है वो आसाम का है। तो देखते हैं क्या इन दोनों से ही बन जाएगा। ए का 2 यदि अपन देखें तो ये दोनों आ जाता है, बुंगई गांव आसाम, तो इसका ये। काफी इजी क्वेश्चन है। कोयाली भी बहुत फेमस जगह है गुजरात की, बीना थोड़ी सी कम नोन है, बट कंपैरेटिवली ये तीनों तो बहुत फेमस हैं, तो क्वेश्चन बन जाना चाहिए था। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये कल्चरल बहुत बार है, इंपॉर्टेंट है। नेशनल लेवल पर भी कल्चर में अपन ये सारी अकेडमीज याद करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ए। जो राज्य ललित कल जो है 1962 में, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी 1963 में, भारतेंदु नाट्य अकेडमी जो है 1975 में, अयोध्या शोध स्कूल जो है 1986 में बनेगा। ये तो आपसे बनी जाना चाहिए था। ये बेसिक आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन करते ही अपन है। फिर नेक्स्ट अपन आता है असर्शन रीजन करते हैं। असर्शन क्या है? सबसे पहला, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही है। कंफ्यूजन होता है क्या इंडिया और बांग्लादेश में कौन सा होगा, लेकिन पिछले कुछ समय में इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है बांग्लादेश को जूट प्रोडक्शन में। और इंडिया जूट प्रोडक्शन इंक्रीज ड्यू टू येलो रिवॉल्यूशन, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि येलो रिवॉल्यूशन जो होता है वो ऑयल सीड्स के लिए होता है। गोल्डन रिवॉल्यूशन कहा जाता है जूट के लिए। तो असर्शन रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। काफी इजी हो जाता है यदि एक भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में, विथ रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हैज 9 इकोनॉमिक रीजन्स, फॉल्स हो गया। 4 इकोनॉमिक रीजन्स हैं। उत्तर प्रदेश हैज 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, ये भी गलत हो गया। बेसिक है ज्योग्राफी का क्वेश्चन, ये तो अपन करते ही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइदर ए नॉर बी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम का क्वेश्चन है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना इंपॉर्टेंट स्कीम थी, बहुत बार समय से न्यूज में थी। स्कीम्स को कवर अप करते ही है इंपॉर्टेंट वाली। दिस स्कीम इंक्लूड्स मिल्क काउ ब्रीड्स ऑफ दिस वेराइटीज ओनली। नॉर्मली जब भी ऐसा क्वेश्चन ओनली या कुछ इस तरीके से रहता है तो चांसेस रहती हैं कि वो गलत ही हो, और ये भी गलत ही है, क्योंकि स्कीम में क्लियरली लिखा गया है कि कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन में जो अदर इंडिजिनस ब्रीड्स हैं उन्हें भी क्या किया जा सकता है, उन पर भी सब्सिडी दी जा सकती है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है। इसके बाद सेकंड अपन बात करते हैं, बेनिफिशियरी मस्ट हैव एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ कैटल रेयरिंग एक्सपीरियंस। ये भी गलत है, क्योंकि स्कीम में 3 ईयर का कैटल रेयरिंग की जो एक्सपीरियंस है मेंशन किया गया है। दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, तो आंसर हो जाता है ए, नाइदर ए और बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओनली नॉर्मली मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी कोई इस तरीके के एब्सोल्यूट स्टेटमेंट जो आते हैं उनमें क्या रहता है, चांसेस ज्यादा रहती है कि वो स्टेटमेंट गलत रहे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सेंसस के पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहा है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। इसमें स्टेट्स कौन कौन से ले रहे हैं? बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल। तो एक बात तो समझ में आ गई कि केरल जो है, अपन लगातार बात किए हैं कि केरल एक बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से कम हुई है, और इसी वजह से नॉर्थ और सदर्न स्टेट्स हमेशा से बैटल में रह रहे हैं, जो 15th फाइनेंस कमीशन के समय भी बहुत डिस्टिंक्ट था। तो केरल तो जो है उसकी पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम है। इन सारे स्टेट की कंपैरिजन में केरल वुड बी द लीस्ट। तो या तो ए होगा या तो बी होगा, जिसमें केरल आखिरी है। अब बिहार और वेस्ट बंगाल में से कोई एक है जो ज्यादा रहेगा, ये आपको कंफ्यूजन हो सकता है यदि आपको नहीं पता होगा। तो वेस्ट बंगाल की जो डेंसिटी है ज्यादा है, आंसर इसका है बी। नेक्स्ट अपन आते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एम्पेडा। एम्पेडा अपेडा ये जो होती हैं एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, एक्सपोर्ट को प्रमोट करती हैं। एम्पेडा जो है, एम्पेडा मैराइन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है। एम्पेडा वो स्टैब्लिश इन 1972। हो सकता है ईयर आपको ध्यान ना हो, लेकिन ईयर 1972 में ही स्टैब्लिश हुआ था। इट्स हेडक्वार्टर इज कोलकाता। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। जैसे ही मैंने आपको बताया था, नॉर्मली जितने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका हेडक्वार्टर क्या होगा, या तो प्रोडक्शन वाले एरिया में ज्यादा फोकस करेगा, नंबर 1, या तो कोस्टल सिटीज में। अब यदि अपन प्रोडक्शन वाइज देखें तो सदर्न स्टेट्स ऑब्वियसली ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं फिश,
तो सदर्न स्टेट्स में कहीं होना चाहिए। इस लॉजिक से सेकंड स्टेटमेंट गलत होता है, और एक्चुअली यदि आप वेरीफाई करोगे तो भी कोलकाता गलत होता है। स्टेटमेंट जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोची में है, तो इसका स्टेटमेंट कौन सा सही हो जाएगा? ओनली वन। नेक्स्ट अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में, कंसिडर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश। तो ताज महोत्सव 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन लखनऊ, बिल्कुल गलत। ताज महोत्सव आगरा में मनाया जाता है, और आयुर्वेद महोत्सव वाज ऑर्गेनाइज्ड इन झांसी, ये स्टेटमेंट सही है, हर साल झांसी में ही मनाया जाता है। तो अगेन दिस इज एन इजी क्वेश्चन, पता होगा आपको। सो इसका आंसर जो है ओनली वन रहेगा। नेक्स्ट रहेगा, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज रेनोन फॉर इट्स डिपोजिट ऑफ लाइमस्टोन, जिप्सम, सॉल्ट एंड जिंक। अब देखिए, हो सकता है ये आपको नहीं पता होगा क्योंकि एक ब्रॉड क्वेश्चन है, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप सोचिए, सॉल्ट डिपॉजिट कहां पर आते हैं? तो सॉल्ट डिपॉजिट सिर्फ और सिर्फ वही वाले एरिया में आते हैं जो कभी ना कभी सी के अंदर सी वाटर इंट्रूजन जहां पर हुआ रहेगा। तो यदि अपन देखें सी वाटर इंट्रूजन या कोई कोस्टल स्टेट है, तो गुजरात आज की डेट में कोस्टल स्टेट है, तो यहां पर सॉल्ट पैन्स पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि अपन देखें, राजस्थान भी है जहां पर जो इन द नियर टर्शरी पीरियड क्या हुआ था, बहुत ज्यादा वाटर इंट्रूजन हुआ था, और ये पूरा मैराइन डिपॉजिट्स यहां पर पाए गए हैं। तो राजस्थान में भी सॉल्ट डिपॉजिट्स हैं, ये भी अपने को पता है, और एरिडिटी के नाम से भी सॉल्ट है। लेकिन यदि अपन जिंक बात करें, तो जिंक जो मेजर प्रोड्यूसर है वो है राजस्थान। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, वेदांता, जो सारी मेजर जिंक प्रोड्यूसर है वो राजस्थान में ही है। राजस्थान का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर तो ये है। तो इस बेसिस में शायद बन जाना चाहिए था आपको, यदि बेसिक इतना पता है तो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगेन दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिल्कुल सही बात है। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ऑल इंफॉर्मेशन, नहीं, सारी इंफॉर्मेशन तो बिजनेस की नहीं प्रोवाइड करता। रीजन गलत हो जाता है तो स्टेटमेंट बहुत आसान हो जाता है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये अपन ने देख ही लिया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन सारे से क्वेश्चन पूछ रहा है, अगेन फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्वेश्चन आया है। फर्स्ट फेज ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन, ये जो बैंक नेशनलाइजेशन हुआ है ये सारा का सारा इंदिरा गांधी के टेन्योर में हुआ है, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। दूसरा आएगा सेकेंड फेज ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन। तो यार एक बात तो समझ में आ गई, 2 के पहले 1 आएगा, तो यदि कोई स्टेटमेंट है, मतलब 1 पहले आएगा 2 के, यदि कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें 2 पहले आ रहा है तो उसको तो आप सीधा सीधा एलिमिनेट कर दो। आप देख रहे हो कितना बेसिक लॉजिक लगा के अपन एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको ये देखना है, रीजनल रूरल बैंक है, ये सेटअप हुए थे 1975-76 में, और नाबार्ड जो है सेटअप हुआ था 1982 में। इकोनॉमी में अपन करते हैं तो मेजर बैंक्स करते हैं जो इस तरीके के हैं, नेशनल बैंक्स करते हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडबी, नाबार्ड की डेट पढ़ते ही हैं। सो थर्ड एंड फोर्थ वुड बी द आंसर, इस तरीके से। सो 1, 2, 3 एंड 4, मतलब 3 पहले होगा कंपेयर टू 4th। दिस इज द बेसिक आइडिया। सो इस तरीके से आपका आंसर आएगा बी वुड बी द आंसर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। डायरेक्ट क्लास का क्वेश्चन है, क्लास में अपन ने किया है। सबसे पहले होता है भुक्ति, जिसको प्रोविंस बोलते हैं, फिर विषया, बहुत बार करा है, विषया, विशु हेडेड बाय विषयपति, विठी और ग्राम। विठी मतलब कुछ ग्रामों का समूह को बोलते हैं। डायरेक्ट क्लास का क्वेश्चन है, ए वुड बी द आंसर। 83rd का आंसर मैं आपको बता देता हूं डायरेक्टली, एंड 83rd का आंसर है बी वुड बी द आंसर। तो 83rd का आंसर है बी। नेक्स्ट अपन आते हैं, अटॉर्नी जनरल का क्वेश्चन है 84th में, इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अटॉर्नी जनरल आर करेक्ट? He holds the office during the pleasure of prime minister। pleasure of prime minister कुछ होता ही नहीं, अपन ने बात किया था, ये किसके प्लेजर होता है? pleasure of president। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट है, he is not entitled to the privilege of member of parliament। ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। करेक्ट पूछा है तो नाइदर वन नॉर 2। क्यों गलत हो गया? क्योंकि मैंने आपको बताया था अटॉर्नी जनरल पढ़ाते हुए, जो कि आर्टिकल नंबर 76 में है, कि जैसे मिनिस्टर्स को राइट मिलती है वैसे ही अटॉर्नी जनरल भी क्या कर सकता है, हाउसेस में जाके एड्रेस कर सकता है, कमिटी के मेंबर बन सकते हैं विदाउट हैविंग द राइट टू वोट। बाकी सब में ये फ्रीली स्पीक कर सकते हैं, कमिटी के मेंबर बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, असर्शन रीजन। द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखा है अपन ने, प्रेसिडेंट के पास सारा का सारा एग्जीक्यूटिव पावर होता है, और प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। ये भी देखा है,
फर्स्ट सिटीजन जो होता है इंडिया का प्रेसिडेंट ही होता है। दोनों स्टेटमेंट सही है। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, सो सी वुड बी द आंसर। नेक्स्ट यदि अपन आते हैं ये वाला, फॉरेस्ट के कुछ इंस्टीट्यूट दे रखे हैं और फॉरेस्ट के इंस्टीट्यूशंस में आपको बताना है कहां पर कौन से सही हैं। सो डिपेंडिंग ऑन योर नॉलेज ये क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हो, नहीं पता होगा तो इसे आंसर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब देखो, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। मैंने ऐसे क्वेश्चंस कराया था और आपको बताया था कि यूपीपीएससी और यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चंस में जा रही है ताकि तुक्का मारना डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आया भी है। तो एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है फॉरेस्ट का जोधपुर, ये बिल्कुल सही है। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून गलत हो गया, ये शिमला में है। रेन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट आसाम जोरहट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर। यानी कि 3 स्टेटमेंट जो है सही है। करेक्ट पूछा है, यस करेक्ट पूछा है, तो 3 वुड बी द आंसर। नेक्स्ट अपन आते हैं 87th क्वेश्चन में, फिर से असर्शन रीजन आ गया। द कलर ऑफ रेड सॉइल इज ड्यू टू द वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन रादर देन हाई प्रोपोर्शन ऑफ इट। देखा था अपन आयरन के प्रेजेंस से ही क्या होता है, लाल कलर आता है। और प्रिसाइसली बात करें तो फेरिक होता है, Fe+3 के आयंस के प्रेजेंट जो पूरे सॉइल में फैले रहते हैं, उसी की वजह से लाल कलर आता है। देखा है अपन ने रेड सॉइल के बारे में पढ़ा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। दे आर जनरली पुअर इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस। ये भी जो मैक्सिमम रेड सॉइल है बहुत ही पुअर क्वालिटी की होती है और सारे न्यूट्रिएंट्स पुअर होते हैं। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन क्यों लाल कलर होता है, इनकी वजह से क्या लाल कलर होता है, नहीं। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट अपन आते हैं 88 में, रॉकेट वर्क्स इन द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये तो अपन जानते ही हैं, जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है तो क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है। जितना तेजी से वो जो पूरा का पूरा एक्सपल्शन नीचे होता है, जो आउटबर्स्ट नीचे होता है, उसी के ऊपर से मोमेंटम मिलती है और रॉकेट ऊपर आती है। तो आंसर होगा 88 का ए। नेक्स्ट अपन आते हैं, अगेन इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है, पाई, मेसॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। अब देखो यार, सिंपल सा लॉजिक लगाओगे, मैं जानता हूं एग्जाम में आपको ये डेट्स याद नहीं होगी। सिंपल सी बात, अपन केमिस्ट्री को पढ़ते आए हैं पहले से, 9th 10th में, उसके पहले भी पढ़े हैं। तो एक बात तो अपन जानते हैं, ये जो पाई मेसॉन है ना, ये बहुत बाद में आएगा। अपन को जब पता था तो इलेक्ट्रॉन तक ही पता चला था, उसके बाद प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये पाई मेसॉन वगैरह तो बहुत बाद में आया। तो सिंपल इस लॉजिक से मैं बोल सकता हूं कि 1 तो आखिरी में आएगा। तो जहां पर भी 1 पहले आ रहा है उसको हटा दो, तो सीधा का सीधा बी ऑप्शन आ जाता है जो सही होगा। तो यदि मुझे डेट किसी की भी नहीं पता होगी, इतना सा लॉजिक लगा के क्लास का पुराना याद करके मैं इस आंसर को निकाल सकता था। पहले डिस्कवर हुआ था इलेक्ट्रॉन, उसके बाद डिस्कवर हुआ था प्रोटॉन, उसके बाद डिस्कवर हुआ था न्यूट्रॉन, फिर फाइनली पाई मेसॉन हुआ था। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन अनचार्ज्ड पार्टिकल है, उसे डायग्नोस करना, डिटेक्ट करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए बाद में हुआ था। और इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के बाहर रहता है, कंपैरेटिवली इजीली डायग्नोस हो जाता है। नेक्स्ट है, अगेन फिर मैंने आपको याद कीजिए मिडिल ईस्ट बोला था, फिर से मिडिल ईस्ट, और उसका क्वेश्चन आ गया अरेबियन पेनिनसुला का कौन सा पार्ट नहीं है। तो सीरिया पार्ट नहीं है, सीरिया जहां पर भी हटा दो, ये हट गया, ये हट गया, ओनली 1 गलत। 2 और 3 यदि अपन बात करें तो ये ऑप्शन हो जाएगा। नॉट अ पार्ट बोला है, सॉरी, ओके, नॉट अ पार्ट बोला है। तो कुवैत पार्ट में है, इराक भी पार्ट में। 2 और 3 तो हटा दो, जहां पर भी 2 है हटा दो, ओनली 1 4, तो ओनली 2, यानी कि सीरिया इज नॉट अ पार्ट। सीरिया इजराइल के ऊपर सिचुएटेड है, इजराइल, जॉर्डन, ये सब जो है मिडिल ईस्ट के पार्ट नहीं है, ये सॉरी अरेबियन पेनिनसुला के पार्ट नहीं है, बल्कि मेडिटेरियन सी के ईस्ट कोस्ट के पार्ट है, जो अरेबियन पेनिनसुला के ऊपर हटके अलग से है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, फिर से असर्शन रीजन आया है, जहां पर आप देखिए पल्सेस व्हेन इंक्लूडेड इन इंटरक्रॉपिंग विथ सीरियल एक्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप। बिल्कुल सही बात है। क्यों कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप की तरह एक्ट करता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो लेग्यूम्स होते हैं, जो बेसिकली प्रोटीन को ऐड करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया रहता है उसके रूट्स में और ऐड करता है, तो बिल्कुल सही बात है। पल्सेस विद टैप रूट सिस्टम डू नॉट कॉम्पीट फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड मॉइस्चर विथ सीरियल्स हैविंग फाइब्रस रूट्स, ये भी सही है, क्योंकि यदि रूट के बात करें तो जो पल्सेस होती है उनकी क्या रहती है, लंबी रूट रहती है, इस तरीके से टैप रूट, वहीं पर बाकी क्रॉप्स की जो रहती है फाइब्रस रूट रहती है, तो कॉम्पीट नहीं करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों की एक्सप्लेनेशन आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर क्या हो जा रहा है, सी वुड बिकम द आंसर। नेक्स्ट अपन आते हैं विथ रिस्पेक्ट
विच अमंग द फॉलोइंग इज मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? करेक्ट ऑर्डर में पूछा है मेंशन करने के लिए, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक, दिस इज द आंसर। ये तो पता ही है, ये मैं आपको बोला था, प्रियम्बल याद करके जाइएगा, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, फिर असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ जाता है। इन अक्टूबर 1940 गांधी जी गेव अ कॉल फॉर लिमिटेड सत्याग्रह, ये सही बात है। इंडिविजुअल सत्याग्रह की पहली बार अपन ने बात की थी, जिसमें फर्स्ट सत्याग्रह थे विनोबा भावे, सेकंड नंबर थे जवाहरलाल नेहरू। डेप्थ में किया था अपन ने। द सत्याग्रह वाज केप्ट लिमिटेड टू एम्ब्रेस ब्रिटेन्स वॉर एफर्ट, नहीं बाबा, इसलिए नहीं किया था, बल्कि क्योंकि गांधी जी को लगता था कि मास मूवमेंट के लिए अभी रेडी नहीं है, इस वजह से किया था। तो रीजन गलत हो जाता है। यदि अपन देखें रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू, ए वुड बी द आंसर। फिर से असर्शन रीजन आ जाता है। राजा राम मोहन रॉय वॉज अ एडिटर ऑफ संबत कौमुदी, अ बंगाली वीकली, और हिज आर्टिकल्स कंडेमनिंग द कस्टम ऑफ विडो बर्निंग वेयर पब्लिश्ड इन इट। ये याद रखिए, मैंने आपको बताया था कुछ न्यूज़पेपर्स याद रखना है, उसमें मैंने आपको राजा राम मोहन रॉय के दो न्यूज़पेपर्स बताया था, एक संबत कौमुदी और दूसरा मिरात अल अकबर, याद करने के लिए कहा था। ये दोनों याद करना था। कंटिन्यूसली अपन ने बात की थी, इन्होंने न्यूज़पेपर के जरिए क्या किया था, सती मूवमेंट के अगेंस्ट से कैंपेन शुरू किया था, और 1829 में फाइनली ये बैन हो गया। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और बेसिकली हिज आर्टिकल्स कंडेमनिंग द कस्टम बिफोर वेयर पब्लिश्ड, दोनों ही सही हैं। तो इन्हीं के वजह से क्या हुआ, सती बेसिकली बैन हुई थी, सती की प्रैक्टिस। सो इट वुड बी डी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं 95th क्वेश्चन में, आईटीसी के बारे में है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में, जीएसटी के बारे में है। मींस द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स ऑन सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बोथ रिसीव्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन। जीएसटी के बारे में जानते हैं, यदि एक ने पे किया जीएसटी, उसको पहले टैक्स पे किया, बेसिकली वो क्यूमुलेटिव टैक्सेशन ना हो, इसी पर्पस के लिए जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था। इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है जीएसटी में, पहला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, एलिजिबिलिटी ऑफ आईटीसी मे बी असेस्ड एज अंडर टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल या जीरो रेटेड क्रेडिट सप्लाई, बिल्कुल सही है। टैक्स रेट के बेसिस पर ही डिसाइड किया जाता है आईटीसी के बारे में। फॉर एग्जांपल, यदि जीरो रेटेड है, आपने जीरो जीएसटी दिया है, तो यहां पर नो आईटीसी मिलता है, और टैक्स यदि आपने पे किया है तो उसका आपको क्रेडिट मिलता है। ये तो बेसिक है जीएसटी का। तो कौन सा होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। द समिट वॉज हेल्ड इन लखनऊ, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात है। नॉर्मली कैपिटल सिटीज में ही हेल्ड होती है, यदि कुछ कल्चरल एग्जीबिशन ना शो किया जाए तो। इन्वेस्टमेंट समिट तो मोस्टली कैपिटल सिटीज में ही हेल्ड होती है। नेक्स्ट, इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट, ये गलत है, क्योंकि इसे मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। नॉर्मली आप देखोगे ऐसे इवेंट्स को प्रेसिडेंट से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर एड्रेस करते हैं, क्योंकि वो बिजनेस, मोदी जी काफी एंगेजिंग है इस चीज में, वो बिजनेस कमिटीज को, सारे इन्वेस्टर्स को पर्सनली एड्रेस करते हैं। तो आंसर इज ओनली 1। नेक्स्ट है, पिछवाई पेंटिंग इज एसोसिएटेड विथ विच डीटी, कृष्णा डीटी। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट, ये मैंने गूगल किया, थोड़ा सा इस पेंटिंग के बारे में पढ़ा, आई वॉज नॉट अवेयर, मैंने पहले नहीं पढ़ा था इस पेंटिंग के बारे में। इसका आंसर है कृष्ण, सो मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है। नेक्स्ट अपन आते हैं, कंसिडर फॉलोइंग इवेंट्स, ये सीड के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, एंड अरेंज दिस इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, किस ऑर्डर में पाई जाती है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, कभी भी सीड बनती है तो पहले उसे एक ट्रायल सीड लिया जाता है, फिर उसमें अलग अलग टेस्ट किया जाता है, टेस्ट करने के बाद फिर जब सर्टिफाई होती है उस तरीके से उसे बाद में बेचा जाता है। तो एक ऐसी सीड जिसे अल्टीमेटली सारे टेस्ट से पास कर दिया जाए उसे बोला जाता है सर्टिफाइड सीड, और उसे बाद में बेचा जाता है। तो ये जो सर्टिफाइड सीड है, ये जो है एंड कंज्यूमर को बेचने के लिए होती है। तो ये जो है ये लास्ट में होगी। यदि यही आपको समझ में आ गया तो यहां से आपका आंसर निकल जाना चाहिए बी। सबसे पहले जो सीड होती है न्यूक्लियस सीड होती है, न्यूक्लियस सीड के बाद आप देखोगे होती है ब्रीडर सीड। न्यूक्लियर सीड वो होती है जिसे बेस्ट क्वालिटी ट्रेड को अपन करते हैं, फिर उसको ब्रीड करते हैं, और ब्रीड करने के बाद फिर से स्कैन करते हैं। फिर फाउंडेशनल सीड, फाउंडेशनल सीड से मास स्केल पर अदर सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं। इस तरीके का आइडिया रहता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, फ्रीक्वेंसी के बेसिस में अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो एक बात तो समझ में आ जाती है कि रेडियो वेव्स जो हैं, इनकी वेव्स ये नॉर्मली अपन कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, इनकी जो एनर्जी रहती है सबसे ज्यादा कम रहती है। तो जहां पर भी रेडियो वेव सबसे कम होगी उसको आप मार दो। यदि ये अपन देखते हैं तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है, आंसर 4।
4 सबसे पहले और सबसे ज्यादा आएगा एक्सरेस। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो है आपका बन जाता है। पूरा आपको नहीं भी पता होगा तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 100th क्वेश्चन का। कंसिडर फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश। एज हैज बिन प्री प्राइमरी एजुकेशन में 3 to 5 years, बिल्कुल गलत है भाई। याद करो, अपन ने बहुत बार पढ़ा है ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसमें आंगनवाड़ी में बिलो 6 years तक करा जाता है। 86th एजुकेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें भी 6 से 14 साल के बच्चों को ऊपर रखा जाता है, लेस देन 6 को प्री प्राइमरी में रखा जाता है। सो ये जो होता है 3 to 5 नहीं 3 to 6 होता है प्री प्राइमरी। 5 गलत दे रखा है, 6 होना चाहिए। और प्राइमरी एजुकेशन में 6 to 11 ये वाला सही है। करेक्ट पूछ रहा है तो आंसर होगा ओनली बी। सो ये वाला हो जाता है। नेक्स्ट अपन आते हैं 101। फिर से आता है असर्शन रीजन। सैलाइन सॉइल है, डायरेक्टली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को। सैलाइन सॉइल इन इंडिया आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। ज्यादा सॉल्ट होता है तो क्या होता है, पानी अब्सॉर्ब नहीं कर पाती है, इस वजह से न्यूट्रिएंट्स पानी दोनों नहीं अब्सॉर्ब कर पाते हैं, पेड़ जो हैं ड्राई आउट हो जाते हैं। असर्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं सैलाइन सॉइल्स हैव हाई प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्ट, बिल्कुल सही है। लार्जली बिकॉज ऑफ ड्राई क्लाइमेट एंड पुअर ड्रेनेज, मैंने आपको दोनों में बताया था। एक, यदि बहुत ज्यादा बार पानी अपन डाल दें या बहुत ड्राई एटमॉस्फेयर हो तो ट्रांसपिरेशन, दोनों के कारण मैंने आपको बताया था सैलाइन सॉइल्स फॉर्मेशन होता है। तो दोनों ही सही है, रीजन इज द करेक्ट फॉर असर्शन। नेक्स्ट अपन आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। पार्ट 3 ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड अपॉन बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए, बिल्कुल सही है। फंडामेंटल राइट्स यूएसए से ही बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। इनकरेक्ट पूछा है तो ए तो नहीं होगा। राइट टू डाई इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, बिल्कुल गलत है। राइट टू डाई विथ डिग्निटी है, लेकिन आप सुसाइड नहीं कर सकते, सुसाइड करना लीगल नहीं है। अभी कुछ समय तक पहले तक तो सुसाइड करना क्रिमिनल एक्ट माना जाता था, तो ये वाला इनकरेक्ट है, सही हो जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कंप्लीट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, गलत हो गया, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्वाजी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। फंडामेंटल राइट्स कैन बी रिमूव्ड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, थोड़ा सा अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन क्लियर है, अपन ने केशवानंद भारती केस में पढ़ा है 1973 के अंदर कि फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जा सकता है, बट ऑल टुगेदर फंडामेंटल राइट्स को हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो BCD आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। नेक्स्ट अपन आते हैं, अगेन ये सब है चूज अ करेक्ट। अब देखो ये वाला क्वेश्चन फिर से एक टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि जितने भी बैंक्स हैं ना, छोटे मोटे बैंक हैं, मुझे बस एक बैंक पता है इसमें से, पंजाब नेशनल बैंक, और सारे के सारे जो मेजर बैंक्स होते हैं उनकी डेट्स याद करने के लिए मैं कहता हूं अपनी क्लासेस में। तो पंजाब नेशनल बैंक मुझे पता है 1894, तो क्या बी के 4 से ये आंसर बन रहा है, तो ये जो है बिल्कुल बन जाता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में यदि यहां पर एक और ऑप्शन होता जिसमें बी में 4 होता, तो मैं इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कैटेगरी में रखता, क्योंकि बाकी सारे बैंक जो हैं नॉर्मली उनकी डेट याद रखना एग्जाम में पॉसिबल ही नहीं है। बट पंजाब नेशनल बैंक, SBI और बाकी जो मेजर बैंक्स हैं, इनकी डेट्स में आपको ईयर कम से कम क्लास में बोलता हूं हमेशा जब भी पढ़ाता हूं इकोनॉमी, कि आपको याद रखना है। सो इस वजह से ये ईजी हो जाता है। नेक्स्ट आता है विथ रेफरेंस टू द ग्रेट बैरियर रीफ, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इट इज सिचुएटेड अलोंग नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है इट इज मोर देन 2500 किलोमीटर इन लेंथ। अब भैया ये ना प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट लेंथ अपन को पता नहीं है। पहला स्टेटमेंट बहुत ईजी है, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट ना प्रॉब्लमैटिक है कि लेंथ कितनी है। तो इस बेसिस में जो आंसर आ रहा है ना, एक्चुअली ओनली 1 आ रहा है, क्योंकि जो मैंने लेंथ नेट से सर्च करी 2300 किलोमीटर के आसपास लेंथ आ रही है। सो दिस बिकम्स अ डिफिकल्ट, ऐसा क्वेश्चन जो मैक्सिमम लोगों का गलत हुआ होगा, क्योंकि लेंथ कोई भी नहीं कर सकता, तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। मेरे केस में मैं तो 100% इस एग्जाम में अपियर होता तो गलत करके ही आता। नेक्स्ट, यदि द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अगेन डायरेक्ट क्लास का क्वेश्चन है। थाल घाट सबसे ऊपर आता है, पाल घाट सबसे नीचे है, पलक्कड़ गैप भी कहते हैं, भोर घाट। थाल घाट अपन ने देखा था कनेक्ट करते हैं मुंबई को इधर नासिक से, और भोर घाट कनेक्ट करता है मुंबई पुणे को। नेक्स्ट अपन फिर से करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन देख रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन अजय। तो ऑपरेशन अजय तो पता ही है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने जो इजराइल में युद्ध हो रहा था उस समय जो बेसिकली क्राइसिस में फंसे लोगों को निकालने का जो मिशन लॉन्च किया था, उसे ऑपरेशन अजय कहते हैं।
EAMS जयशंकर अनाउंस अ लॉन्च, बिल्कुल सही बात है, पहली बार इन्होंने ही लॉन्च अनाउंस किया था पार्लियामेंट में, क्योंकि लगातार ऑपोजिशन हो रहा था, कांग्रेस पार्टी चढ़ रही थी। नेक्स्ट है, इट वाज स्टार्टेड टू ब्रिंग बैक इंडियन स्ट्रैंडेड इन इजराइल, ये भी सही है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट यदि 116th है तो मैं इसका आंसर आपको दे देता हूं। 116th का आंसर जो है 116 का आंसर है बी और 117 का आंसर है सी, तो ये आप मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं 118th, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो अगेन यदि ये आपको पता है तो ठीक है, वरना टिपिकल है, हालांकि यूपी के हैं तो आपको पता होना चाहिए था, थोड़ा सा देखना चाहिए था। तो इसका आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, जो कि मीरठ पर सिचुएटेड है। नेक्स्ट अपन आते हैं असर्शन रीजन, फिर से आ गया है, significant technical reforms in Indian agriculture are required to meet the growing population। बिल्कुल सही है, फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ये वाला सही है। A significant number of farmers in many parts of India still rely on monsoon, बिल्कुल सही बात है, ये भी एक रीजन है। इसी वजह से क्या होगा, रिक्वायरमेंट है कि एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल लेवल्स के रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हो। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन सही तरीके से असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फिर से, अब ये फेस्टिवल्स, अब यदि कोई क्लास अटेंड किया होगा तो ये क्वेश्चन भी बन जाएगा, क्योंकि बार बार मैंने जब केबल लमजाओ पढ़ाया था तो वहां पर एक हॉर्न बताया था, एक डियर बताया था जो कि संगाई था, जो केबल लामजाओ में पाया जाता है। सो यदि बी का 2 आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक आ रहा है, तो ये आपका यहीं से हो जाता। बाकी हेमिस एक बहुत फेमस मोनास्ट्री भी जो है वो लद्दाख पर सिचुएटेड है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। सिंपल है, बन जाना चाहिए था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अपन बात करते हैं 2011 सेंसस के हिसाब से इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन कितनी है। तो यार ये तो मैं ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स लोग को कई बार बोलता हूं, एग्जैक्ट डेटा याद होना चाहिए, 31.16, इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो 31.2 है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, कई बार यूपीपीएससी एग्जैक्ट कंसिडर कर लेता है, कई बार डिफरेंट कंसिडर कर लेता है, बट क्या कंसिडर करेगा इसमें पता नहीं, बट इसको अपन नॉर्मली 31.2% मान सकते हैं, तो बी शुड बी द अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट है, अपन बात करते हैं अगेन, अब ये वाला जो है कुछ लोग दिए हुए हैं, इनका मैच करना है। अब देखो, मोहम्मद मुइजू बहुत ज्यादा न्यूज में थे क्योंकि ये रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं, मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं, तो ये 4th है, लगातार न्यूज में आ रहा है, तो डी का 4 तो आपको मार लेना चाहिए था। और देखो इसीलिए 3 ऑप्शन में ये दे रखा है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें, ऑप्शन देखोगे तो फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड, पहली वुमेन चेयरपर्सन, नाम देखो तो नाम में भैया मैं ऑप्शन देख रहा था तो एक ही वुमेन का नाम है, जया, तो ये वाला तो ऑटोमेटिकली ए का 3 से मैच हो जाता है। सो अब आ जाता है सी या डी में से कोई आंसर है, तो डिपेंड करता है अब आपको बाकी पता है कि नहीं। पीएम ऑफ थाईलैंड मुझे पता है, वो है श्रेथ थाविसन, तो इस वजह से सी का यदि मैं 2 से मैच करता हूं तो ऑप्शन हो जाता है सी, आंसर सही हो जाएगा। तो बेसिकली इजी क्वेश्चन है, यदि आप बेसिकली पता होगा तो, नहीं होगा तो एलिमिनेट नहीं हो रहा है, इस वजह से ये मीडियम डिफिकल्टी का क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, which one of the following statements are correct। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वॉज स्टैब्लिश एट पंतनगर 1960, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, तो ये तो बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट, 1901 से 5 तक बीच में 6 एग्रीकल्चर कॉलेजेस वर स्टैब्लिश, ये क्वेश्चन भैया टिपिकल है, क्योंकि इस समय कौन से कहां पर स्टैब्लिश हुए ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इसको मैं डिफिकल्ट कैटेगरी में सेकेंड पॉइंट को रखूंगा। पहला सबको पता होता है यदि आपने थोड़ा सा भी डेप्थ में पढ़ा है, पंतनगर इंस्टीट्यूट आज में भी एग्रीकल्चर के लिए बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है। सो एक्चुअली इसका आंसर जो है दोनों केस में है, बट द सेकेंड स्टेटमेंट इज अगेन वेरी वेरी डिफिकल्ट, नहीं बना तो इट इज एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 124th के बारे में। 2 स्टेटमेंट दे रखा है, असर्शन रीजन है फिर से, जौनपुर इज नोन एज सिराज ए हिंद, बिल्कुल सही बात है, जो शाइनिंग टावर है उस तरीके से कहा जाता है इसको। जौनपुर वॉज अ ग्रेट सेंटर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द शर्की पीरियड, एक शर्की आर्किटेक्चर भी पढ़ाते हैं अपन यूपीपीएससी की क्लास में, इसमें क्या होता है, मिनारेट्स नहीं होते हैं, लोकल विंडोज, लोकल आर्किटेक्चर का यूज किया जाता है, लोकल बिल्डिंग मटेरियल्स का, बड़ी बड़ी विंडोज होती हैं, तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है जो इस पीरियड में होता है, आर्किटेक्चर में मिनारेट्स के बिना है। तो
बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। एक अच्छा लर्निंग सेंटर था, इसी वजह से इसे सिराजे हिंद कहा जाता है। तो असर्शन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन। 125 का आंसर फिर से मैं आपको बता देता हूं। तो 125 का आंसर है ए, ठीक है, एक्स वुड बी द आंसर। नेक्स्ट अपन 126 में आ जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इवेंट्स अबाउट कोल माइनिंग एंड अरेंज दिस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। द फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ कोल इन रानीगंज, झरिया रानीगंज, ये पहली बार कोल यहीं पे प्रोड्यूस हुआ था, सही बात है। फिर दूसरा आता है नेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनसीडीसी, नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अब डिपेंडिंग यार आपको कितनी नॉलेज है, लेकिन कुछ चीज तो बात समझ सकते हो कि सबसे पहले कोल प्रोड्यूस हुआ होगा, उसके बाद ही कुछ ना कुछ बात की गई होगी ये सब चीजों की। तो 1 वुड बी द फर्स्ट ऑप्शन। तो डी तो सीधा सीधा एलिमिनेट हो जा रहा है। अब एक बात समझो, कोल इंडिया का मेजर पर्पस क्या था कि सारा का सारा कोयला, ये जो सरकार का कोयला है, ये प्रोड्यूस करेगा। तो नेशनलाइजेशन पहले हुआ होगा, उसके बाद ही कोल इंडिया बनी होगी। तो ऐसा ही होता है। तो आप देखोगे 1 के बाद आप देखोगे कहीं पर नेशनलाइजेशन हुआ होगा, और नेशनलाइजेशन के बाद कोल इंडिया स्टैब्लिश हुई रहेगी। सो 3 वुड कम बिफोर सेकेंड। तो यदि अपन देखें, ये गलत हो जाता है, बी या सी में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब डिपेंडिंग ऑन आपको कितना पता है, उस बेसिस में आपको मार्क करना पड़ेगा। तो एक्चुअली जो फर्स्ट ये जो एनसीडीसी है, ये 1956 में बनी थी। नेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस तो इंदिरा गांधी के टेन्योर में ही हुआ था, और 1971 और 73 में। और कोल इंडिया का जो प्रोडक्शन है, यदि वो आप देखोगे तो ये कोल इंडिया 1975 में फॉर्म हुई थी। तो उस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है 127 का जो आंसर है सी। ओके, सो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं। इसका भी आंसर जो है सी है, और 127 का आंसर भी सी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कंसिडर फॉलोइंग इरोजन एंड द करेक्ट सीक्वेंस इन टर्म्स ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉइल लॉस। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एक पानी का ड्रॉप गिरता है, जिसे स्प्लैश इरोजन बोलते हैं। स्प्लैश इरोजन के बाद धीरे धीरे पतली लेयर निकलती है, जिसे शीट इरोजन बोलते हैं। 2 वुड बी ग्रेटर देन 4। इस ऑर्डर से यदि आप देखोगे तो एक ही आता है, बी वुड बी द आंसर। और सबसे बड़ी जो होती है, जो बड़ी बड़ी गली बन जाती है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी वैली शेप बन जाती है, उसे गली बोलते हैं। गली का छोटा वर्जन होता है रिल्स, और गली से भी बड़ा हो जाता है, उसको रेवाइंस बोलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द हाइट ऑफ रमेश। तो 129 का आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं, ए होगा। और नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। यंग मॉड्यूल्स ऑफ रबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टील। ये स्टेटमेंट जो है, बेसिकली आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट यंग्स मॉड्यूलस, क्योंकि मैं बहुत समय पहले पढ़ा था। सो एक्चुअली यंग्स मॉड्यूलस होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। स्ट्रेस बाई एक्चुअली होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। यस, तो स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया एंड स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाई एल। तो कहा जाता है, अब देखो बेसिकली डेल्टा एल यानी जिसका जो लेंथ है ज्यादा बढ़ता है, उसका क्या होगा, यंग्स मॉड्यूलस कम होगा। दैट इज द बेसिक। तो यानी कि रबड़ का जो यंग्स मॉड्यूलस, ज्यादा रबड़ खींचने में क्या होगा, कम फैलेगा कंपेयर टू रबड़। और स्टील में कौन सा ज्यादा फैलेगा, रबड़ फैलेगा। तो रबड़ का यंग्स मॉड्यूलस कम रहेगा, स्टील का यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा रहेगा, ऐसा ही है। सो एंड द स्ट्रेचिंग ऑफ द कॉइल इज डिटरमाइंड बाय शियर मॉड्यूलस, बिल्कुल गलत। स्ट्रेचिंग अभी तो अपन ने देखा यंग्स मॉड्यूलस से डिराइव होती है। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत हो गया, और यंग्स मॉड्यूलस जो स्टेटमेंट है सही हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। 11th में पढ़ा था, बट अब तो याद भी नहीं है मुझे। नेक्स्ट फिर से असर्शन रीजन का क्वेश्चन आया। राबी क्रॉप्स आर प्रीडोमिनेटली कल्टीवेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स लाइक पंजाब हरियाणा। बिल्कुल सही बात है। राबी क्रॉप्स कौन से हैं, विंटर क्रॉप्स को राबी क्रॉप बोलते हैं, खरीफ क्रॉप समर क्रॉप, और जेड क्रॉप जो विंटर के बाद छोटे से सीजन में उगाए जाते हैं। द सक्सेस ऑफ राबी क्रॉप्स इन स्टेट्स इज डिपेंडेंट ड्यू टू द वेस्टर्न ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस ड्यूरिंग विंटर। जो बारिश होती है मेडिटेरेनियन ओशन से, साइक्लोनिक बारिश होती है जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, उस बारिश के कारण ही ये जो है विंटर क्रॉप्स लगाए जा सकते हैं। तो दोनों असर्शन रीजन करेक्ट है, रीजन सही तरीके से असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो बी वुड बी द आंसर। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं विथ रेफरेंस टू द G20 समिट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो अर्जेंटीना, अल्बर्टो फर्नांडिस, आई एम नॉट वेरी श्योर अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट का नाम,
ऑस्ट्रेलिया एंथोनी एल्बेनिस, ये सही है। ब्राजील जोको विडिडो, ये गलत है क्योंकि ये मैं जानता हूं ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का नाम है। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने अटेंड किया था, तो बेसिकली ये गलत हो गया। तो ये पता चल सकता था थोड़ा अवेयरनेस की वजह से। अर्जेंटीना के भी नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं तो पता होना चाहिए था, बट मुझे हालांकि याद नहीं आ रहा था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू यूपी बजट 2023। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, करना ही रहता है करंट अफेयर्स में। द साइज ऑफ बजट इज 7,60,000, गलत। साइज जो बजट थी 6.9 लाख करोड़ रुपीस है। द फिस्कल डेफिसिट इज एस्टिमेटेड टू बी इतना, ये स्टेटमेंट सही है। ये तो अपन याद करने के लिए बोलते ही हैं, बेसिक चीज जब इकोनॉमिक सर्वे की एग्जाम देने जाओ तो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विथ रेफरेंस टू द विक्टोरिया फॉल्स इन अफ्रीका। अगेन मेरी क्लास का कोई अटेंड किया होगा तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है क्लास से। इट इज लोकेटेड ऑन बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड मोजाम्बिक, गलत। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर में सिचुएटेड है। इट इज सिचुएटेड ऑन जाम्बेजी रिवर, बिल्कुल सही, ये वाला स्टेटमेंट सही है। और तो ऑप्शन हो जाएगा 2, करेक्ट पूछा है ना, हाँ तो करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा है इन लोगों को अरेंज करना। अब दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन भाई, ये तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर सकता था एग्जाम में, क्योंकि कुछ डेथ वाले लोगों का नाम दिया है और मैं आपको बताऊं सारे के सारे लोगों की 2023 में ही डेथ हुई है, या तो इन द मंथ ऑफ अगस्त या तो इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो ये क्वेश्चन तो अटेंड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, एंड ऐसे क्वेश्चन को आई वुड एडवाइज यू कि छोड़ देना बेटर है। तो जस्ट टू टेल यू, इसका जो आंसर है बी है। तो अब आप देखो, एम एस स्वामीनाथन की जो डेथ हुई है 28 सितंबर 2023 हुई है, और बिंडेश्वर पाठक जो कि सुलभ शौचालय के फाउंडर थे, उनकी डेथ 15 अगस्त 2023 में हुई है। उस्ताद अली जाकी हैदर की डेथ हुई है 9 सितंबर 2023, और वहीं सी आर राव की डेथ हुई है 22 अगस्त 2023। अब आप देख लो कितने पास पास हैं। तो दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन यार, एग्जैक्ट डेथ थोड़ी याद रखेंगे उनकी, तो इसको तो मैं बोलूंगा ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहिए। यदि आपको नहीं पता है, एलिमिनेशन भी कुछ काम नहीं करेगा, छोड़ देना इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, मैच द फॉलोइंग पेंटिंग्स, फिर अपन ने डायरेक्टली किया हुआ है। मधुबनी पेंटिंग मैंने आपको बताया था बिहार की है, सो ये यहां पे बैठता है। वर्ली पेंटिंग भी अपन ने डायरेक्टली किया है क्लास में, ये बैठता है महाराष्ट्र की। सो ए का आंसर 4 यदि आप करोगे, डी का आंसर 2 करोगे, तो सीधा सीधा एक ही ऑप्शन बचता है जिसको आप मार्क कर सकते हो। लिपाक्षी पेंटिंग पटचरित्र भी ये भी अपन ने किया था, लिपाक्षी आंध्र प्रदेश की है, देखा था अपन, प्राइमरी कलर्स यूज नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट आता है विथ रेफरेंस टू एगमार्क, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। एगमार्क इज अ साइन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर मार्क जैसे आईएस मार्क होता है, आईएसआई मार्क होता है, हॉल मार्क होता है, वैसे ही ये भी एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का साइन होता है। इट इज गिवन बाई, इशूड बाई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नहीं भैया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक ही काम है, वो है पीडीएस मैनेज करना, ये सब लफड़ों में पड़ता ही नहीं है। एफसीआई सिर्फ और सिर्फ पीडीएस मैनेज करता। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की ही एक इंस्टीट्यूट है जो ये करता है, बट पीडीएस का एफसीआई नहीं करता है। एफसीआई का सिर्फ और सिर्फ एक काम है कि वो पीडीएस को मैनेज करता है, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं बेसिकली 104th क्वेश्चन में। अगेन ये दिया है टोटल मेडल्स वॉन एट एशियन गेम्स 2023। अब देखो यार, इसका मेडल्स याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरे को पता है ये जो सारी कंट्रीज है ना, इनमें इंडिया को सबसे कम मेडल मिलता है, ये मैं हर समय जानता हूं, क्योंकि चाइना, जापान, कोरिया को बहुत मेडल्स मिलते हैं। तो जो लीस्ट होगा ना, मैं ब्लाइंडली इंडिया को सेलेक्ट कर सकता हूं। तो डी इज फॉर 2, यहां से सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है। और हमेशा जो मैक्सिमम मेडल मिलेंगे वो चाइना को मिलेंगे, पॉपुलेशन ज्यादा है, हेवीली इन्वेस्टेड है। तो ए को यदि मैं बोलूंगा 3 मिलेगा। तो आप देखो इस तरीके से आप इसको आंसर कर सकते थे बिना मेडल काउंट टैली पता करे हुए। नेक्स्ट है, अपन बात करते हैं विद रेफरेंस टू बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ही वॉज द फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी। ये मैंने क्लास में नहीं कराया था, लेकिन मैंने कादम्बिनी गांगुली का बताया था, जो कि पहली विमेन ग्रेजुएट थी जिन्होंने 1890 में कांग्रेस सेशन में एक स्पीच भी दी थी। तो ये जो है ये स्टेटमेंट सही है। सीताराम जो थी इनकी लास्ट नॉवेल थी, ये भी सही है। नॉर्मली जब पढ़ाते हैं तो अपन आनंद मथ नॉवेल का पढ़ाते हैं, जो बहुत ज्यादा बंकिम चंद्र चटर्जी की फेमस है। सीताराम मैं कभी क्लास में पढ़ाया भी नहीं हूं, बट बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 106 क्वेश्चन आते हैं, विथ रेफरेंस टू द प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
ये एक्ट जो है प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स ओनली। जहां पर ओनली आ गया, मैं बोला था मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे गलत होंगे, तो यहां पर सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स नहीं, वाइल्ड प्लांट्स के लिए भी ये एक्ट होता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट एम्स टू कंजर्व्ड वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स ओनली, फिर ओनली आ गया तो ये भी चांस है गलत होगा। तो सारे एलिफेंट्स को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका फूड फॉडर, उनका जो हैबिटेट होता है, साथ ही साथ उनका जो मूवमेंट की ट्रेजेक्टरी होती है एलिफेंट कॉरिडोर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। सिर्फ वाइल्ड नहीं, बाकी भी। सो ओनली गलत आ गया। सो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है गलत है। नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं, सो अगेन ये टू स्टेटमेंट्स असर्शन रीजन फिर से आ गया। Roscosmos Luna's mission to moon was aimed to ensuring guaranteed access to moon। बिल्कुल सही बात है, लूना रशिया का मिशन था, हालांकि फेल हो गया, लेकिन एम तो वही था। नेक्स्ट है रशिया एंड चाइना टुगेदर आर लीडिंग इंटरनेशनल लूना रिसर्च स्टेशन अगेंस्ट यूएस लेड आर्टिमिस। अब देखो आर्टिमिस बहुत न्यूज में था, क्योंकि लगातार आर्टिमिस का क्या एम था कि पहली बार नासा फिर से एक मिशन को लीड कर रहा है जो वापस से आदमियों को मून पर फिर से फुटप्रिंट्स रखेगा मैन का, ह्यूमन का। तो आर्टिमिस तो बहुत न्यूज में था। इंटरनेशनल लूनार रिसर्च मिशन कंपैरेटिवली न्यूज में मैंने नहीं देखा था, बट आई वाज फेमिलियर विद इट। तो दोनों ही सही स्टेटमेंट है, बट आई डोंट थिंक सो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो आंसर वुड बी ए इसमें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं संगीत नाटक अकेडमी उत्तर प्रदेश की कब स्टैब्लिश हुई थी? तो ये स्टैब्लिश हुई थी 1965 में वाराणसी में। तो आई थिंक दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि ये 1963 में स्टैब्लिश हुई थी, जहां तक मेरी एज फार एज आई कुड रिकलेक्ट। आई जस्ट लेट मी चेक इट। तो यदि मैं 108 को देखूं तो यस, इट वाज स्टैब्लिश इन 1963 एंड इसका हेडक्वार्टर तो अपने को पता ही है, वो है लखनऊ में। तो नाइदर ऑफ द टू आर करेक्ट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब देखो ये वाला जो है ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो आता है ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से जो अनाउंस किया गया है उसके नाम पर है। तो इसका जो आंसर है ए आंसर है, यानी कि काला नमक जो है सिद्धार्थनगर का है, देसी घी है औरिया का, आंवला जो है प्रतापगढ़ का, और बनाना फाइबर जो है कुशीनगर का है। यदि आपने पढ़ा होगा तो बनेगा। अगेन इसमें गैस काम करना थोड़ा सा मुश्किल है, या तो ज्योग्राफी का आइडिया होगा। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं चंद्रयान 3 मिशन टू डिटरमाइन द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लूनर सॉइल। तो ये डिटरमाइन किया था एपीएक्सएस से, इसका नाम है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। पता होगा तो ठीक है, वरना इसको भी जो एग्जैक्टली इन द एग्जाम मोमेंट याद करना डिफिकल्ट होता है। तो आई वुड कंसिडर दिस एज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि इतना ज्यादा एग्जाम प्रेशर में याद नहीं रहता है। नेक्स्ट आता है विद रेफरेंस टू द कुसबास रीजन इन रशिया which of the following statements are correct। कुसबास रीजन अपन ने देखा था, this region is rich in coal and iron, बिल्कुल सही बात है, ये सही है। दूसरा है नोवोसिबिर्स्क is an important industrial center of this region। ये करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इतना पर्टिकुलर अपन पढ़ते नहीं है। तो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली रॉन्ग, क्योंकि ये जो रीजन है ये साइबेरिया, वेस्ट साइबेरिया के अंदर आता है। सो इसका आंसर होगा ओनली 1। अगेन दिस वुड बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। नॉर्मली इवन यदि आपको पहला स्टेटमेंट भी पता है तो आई वुड से 2 को एलिमिनेट करके उसके बाद आंसर होगा या तो ओनली 1 या तो बोथ 1 and 2, बी या डी में से कोई मार देना चाहिए था। तो उस तरीके से आपको अप्रोक्सीमेट बेसिस में अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं असर्शन रीजन फिर से आया है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस एज द ऑल्टीट्यूड इंक्रीज। बिल्कुल सही है, ऊपर जाते हैं तो जल्दी बॉइल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर होता है ऊपर कम होते रहता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस विथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस विथ ऑल्टीट्यूड, गलत हो गया, ये डिक्रीजेस होना चाहिए। तो आर इज फॉल्स बट ए इज ट्रू, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है हाइट के साथ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पंचायती राज इज करेक्ट। द पंचायत समिति एंड जिला परिषद आर कंस्टिट्यूटेड विथ डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स, गलत है, इसका कंपोजिशन अपन ने देखा था। मिनिमम एज इज 18 ईयर्स टू कंटेस्ट इलेक्शन, गलत है, 21 ईयर्स है। इलेक्शन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, सही है, देखा अपन ने, स्टेट इलेक्शन कमीशन अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का इलेक्शन कंडक्ट करता है। अब ये जो आया है ये स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन के ऊपर आया है। ये अगेन 6th और 7th के एनसीईआरटी में ये 2 नाम दिए हुए हैं। जूमिंग जो है कहां पर बोलते हैं अपन? इंडिया में बोलते हैं।
तो साउथ ईस्ट एशिया, आई एम नॉट श्योर, साउथ ईस्ट एशिया में तो नहीं बोलते हैं। मिल्पा जो है मैक्सिको में बोलते हैं, ये सही है। और लडांग जो है ये अपन बोलते हैं इंडोनेशिया में। सो झूमिंग वुड बी रॉन्ग, 2 वुड बी करेक्ट, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है जो 140th क्वेश्चन है इसका। अगेन दिस इज अ गोल्ड मेडलिस्ट और कहां कहां है। सो पारुल चौधरी जो है वो 5000 मीटर रेस की आती हैं। सो ये मुझे पता है पारुल चौधरी, बाकी मुझे एक्चुअली पता नहीं है। तो बी का 1 है। अन्नू रानी जो है वो जैवलिन थ्रो की है। सी का, सो बेसिकली सी इज द आंसर। सो आई थिंक आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे जो पेपर हैं डायरेक्टली क्वेश्चन हमारी जो क्लास से हैं वो आए हैं। कुछ को हम एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी से अटेम्प्ट कर सकते थे, बट जो भी है एक पेपर का एनालिसिस कर लीजिए। बाकी कुछ दिन नेक्स्ट कमिंग फ्यू डेज आप रिलैक्स करिए, आगे की बात सोचिए कैलकुलेट करके कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, वेदर आई हैव टू गिव टाइम फॉर द मेंस और कोई दूसरे पेपर या कुछ और आगे कैरियर पर्सपेक्ट। तो जो भी हो, टेक रेस्ट, टेक डीप ब्रेथ्स, रिलैक्स करो, हैव अ गुड डे, रात को अच्छे से सो, एंड देन विद अ फ्रेश माइंड कल से स्टार्ट करो क्या करना है। 1 या 2 दिन का ब्रेक लो, अच्छे से घूमो फिरो, फ्रेंड्स के साथ जाओ, मस्ती करो। बिकॉज यदि आपका मेंस का कॉल आता है तो आपको फिर से एक लंबी दौड़ में भागना पड़ेगा और फिर से एक बहुत अच्छे से पूरे के पूरे स्टडी इन्वायरमेंट में जल्दी से जल्दी लगना पड़ेगा। So that is all for now. I hope you all did good in the exams. Thank you and have a great day.